अंकुर बातें ना करो भैया, क्वेश्चन लिखो। बेटा एक शब्द नोट करिए, सामने लिखा हुआ है मैनेजमेंट। एक शब्द नोट करिएगा, मैनेजमेंट। लिखिए मैनेजमेंट, जल्दी से लिखिए, पहले देखकर सही लिखिएगा। मैनेजमेंट बोले बोले लिखिए। बताइए कि दिए गए शब्द, बताइए कि दिए गए शब्द से कुल कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं? कुल कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं? कुल कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें स्वरों तथा व्यंजनों वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, स्वरों तथा व्यंजनों की स्थिति वहीं पर रहे जहां पर दिए गए शब्द में है। जहां पर दिए गए शब्द में है, जहां पर दिए गए शब्द में है, जहां पर दिए गए शब्द में है। आपने ये लिखा है कि इसमें जो वॉवेल्स हैं, यहां से सुनिएगा सभी लोग। क्वेश्चन ये है बेटा कि एक शब्द आपको दिया गया है, पूछा यह गया है कि बताइए इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। बताइए इस दिए गए शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं बेटा? बनाए जा सकते हैं। और एक शर्त है सर, परमुटेशन है। परमुटेशन ये है सर, परमुटेशन ये लगाया गया आपके ऊपर कि शर्त ये है कि स्वरों तथा व्यंजनों की जगह वही रहे जो दिए गए शब्द में है। स्वरों और व्यंजनों की जगह वही रहे जो दिए गए शब्द में है। मतलब जहां पर वॉवेल है वहां पर वॉवेल आए, जहां पर कॉन्सोनेंट है वहीं पर कॉन्सोनेंट आए। बताइए कितने ऐसे शब्द बन सकते हैं? कितने ऐसे टोटल शब्द बन सकते हैं जिनमें स्वरों की स्थिति और व्यंजनों की स्थिति ना बदले? मतलब जहां पर स्वर है वहां पर एक स्वर आए और जहां पर एक व्यंजन है वहां पर एक व्यंजन आए। मतलब समझिएगा, देखिए भाषा बहुत मायने रखती है किसी भी क्वेश्चन के लिए। आपको एक भाषा और बोली जाती है कभी कभी कि दिए गए शब्द में अक्षर जो जहां पर है वहीं पर आए। एक तो ये होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला, यहाँ पर बोला है कि जहां पर स्वर है वहां पर स्वर आए और जहां पर व्यंजन है वहां व्यंजन आए। मतलब जैसे पहला वाला अक्षर देखो आप, ये बेटा एम क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है ना। तो अब इसकी जगह अगर कोई आएगा भी तो व्यंजन ही आएगा, स्वर नहीं आ सकता। तो इसकी जगह कौन कौन सा व्यंजन आ सकता है? जैसे ये एन आ जाए, या फिर जी आ जाए, या फिर एम आ जाए, या फिर एन आ जाए, या फिर ये वाला टी आ जाए। कुल मिला के व्यंजन की जगह कोई व्यंजन ही आएगा। जैसे ये व्यंजन है, ये व्यंजन है और भी तमाम सारे। स्वर की जगह स्वर ही आएगा। आइए तरीका बता देते हैं आपको। तरीका सुनिए ध्यान से। अगर ये भाषा लिखकर आती तो करना क्या है, इसमें जो भी वॉवेल्स हैं, जो स्वर हैं, उनको आप ढूंढ कर एक डिब्बे में बंद करिए, इकट्ठा करिए एक डिब्बे के अंदर। चलिए बंद करते हैं, एक डिब्बे के अंदर बंद करते हैं। चलिए ढूंढिए। एक तो ए है स्वर, ए के बाद फिर से ए है ना, उसके बाद ई है, उसके बाद ई। बेटा यही तो वॉवेल्स है, ठीक है। स्वरों को एक डिब्बे में हमने बंद कर दिया। अब जो व्यंजन है उनको अलग डिब्बे में बंद करो। एम है, एन है, जी है, एम है, एन है, टी है। इनको अलग डिब्बे में बंद करो। कुल मिला के जैसे ये एक स्वर है ए, इसकी जगह पे कोई स्वर आएगा। ये भी एक स्वर है तो इसकी जगह कोई स्वर आएगा बेटा।
तो जाहिर सी बात है कि एक ये स्वर, एक ये स्वर, एक ये स्वर, एक ये स्वर, ये 4 वॉवल्स हैं, 4 स्वर हैं, तो ये आपस में ही तो अपनी जगह बदलेंगे। जाहिर सी बात है इनकी जगह हो सकता है ये आ जाए और उनकी जगह ये पहुंच जाए, तो ये आपस में ही तो अपनी जगह बदलेंगे। तो ये चारों स्वर, ये जो सामने लिखे हैं, ये चारों स्वर आपस में अपनी जगह कितने तरीके से बदल सकते हैं। तो बेटे चारों स्वर आपस में अपनी जगह कितने तरीके से बदल सकते हैं। तो 4 अक्षरों को आपस में बदलने का तरीका होता है फैक्टोरियल 4। अब इन चारों में से क्या कोई अक्षर रिपीट तो नहीं हुआ? सर हुआ। सर ए कितनी बार? 2 बार। बेटा अपॉन लगाइए, बटे लगाइए और उसके हिस्से का फैक्टोरियल 2 नीचे लिखिए। अच्छा कुछ और भी रिपीट हुआ है क्या? सर ई भी तो हुआ है, कितनी बार? 2 बार। तो बेटा उसके हिस्से का भी फैक्टोरियल 2 नीचे लिखिए। ठीक, अगर कोई रिपीट होता है तो उसके हिस्से की चीज नीचे लिखिए और बाकी सबको इकट्ठा करके ऊपर लिखना होता है, गुणे। अब आ जाइए व्यंजन पे, कॉन्सोनेंट्स पे। तो व्यंजन कितने हैं बताइए? 6। तो बेटा 6 व्यंजन है, तो 6 व्यंजनों को लिखने के तरीके, बदलने के तरीके कितने होते हैं? फैक्टोरियल 6। क्या इन 6 में से कोई रिपीट तो नहीं हुआ? सर हुआ। सर एम कितनी बार? 2 बार, उसके हिस्से का फैक्टोरियल 2, गुणे एन कितनी बार? 2 बार, उसके हिस्से का भी फैक्टोरियल 2। अच्छा एन अगर 3 बार हुआ होता तो नीचे फैक्टोरियल 3 हो जाता। क्या हमारी बात समझ रहे? जो जितनी बार रिपीट हो उतना नीचे। सॉल्व कैसे करते हैं? ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या में जब ये निशान लगता है तो उसको फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से एक शब्द निकल रहा है फैक्टर, फैक्टोरियल, समझ रहे हैं? तो फैक्टर भी तो निकला। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर में जब ये निशान लगता है तो इसका मतलब होता है कि इसका गुणा घटते 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 1 तक। कैसे? 4 3 2 1 बटे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1। सब लोग ध्यान से समझिए। सर जी ऊपर वाले 4 को ये लिखा, नीचे वाले दोनों भाई लोगों को ये लिखा, गुणे। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा बेटा? 6 5 4 3 2 1 बटे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1। क्या बात सही है? अब इसको सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? ये गुणा करके 4 आया, ऊपर 4 हटा दो। ये भी 4 आया, 4 ही तो आया, देखो गुणा करके 4, ऊपर 4 हटा दो। मल्टीप्लाई करो कितना आया? हाँ 1080। यही हमारा आंसर। सर 1080 शब्द बनाए जा सकते हैं। क्या बात समझ में आई? देखिए किया क्या, सबसे पहले मैंने कि जो स्वर थे बेटा उनको अलग निकाल के रख लिया, जो व्यंजन उनको अलग रख लिया। स्वरों को लिखने के तरीके ये होंगे, क्या होंगे कि स्वर कितने थे? 4, तो 4 अक्षरों को आपस में लिखने के तरीके होते हैं फैक्टोरियल 4। क्या इन चारों में से कोई रिपीट तो नहीं हुआ? सर हुआ। ए हुआ, कितनी बार? 2 बार, तो उसके हिस्से का फैक्टोरियल 2 नीचे। फिर ई भी तो रिपीट हुआ, उसके हिस्से का फैक्टोरियल 2 नीचे। फिर उस बगल वाले में गए, व्यंजन कितने थे? 6, तो 6 व्यंजनों को आपस में बदलने के तरीके होते हैं फैक्टोरियल 6। क्या इन 6 में से कोई रिपीट हुआ? सर एम हुआ, कितनी बार? 2 बार, उसके हिस्से का फैक्टोरियल 2। एन भी हुआ 2 बार, उसके हिस्से का फैक्टोरियल 2। क्या बात समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई? पक्का? अरे बोलो। चलो, तुमने सबने कहा कि बात समझ में आ गई। अब आप लोग हमको इस बात का जवाब दोगे, यही काम इसमें करो और बताओ आंसर क्या, क्योंकि सबको बात समझ में आ गई है ऐसा आप सभी का कहना है। बिना बातचीत के जल्दी से बताइए, यही काम इसमें करिए, बताइए आंसर क्या। सारे वॉवल्स एक साथ आए, सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ आए, एक साथ मतलब इनकी स्थिति न बदले, इनकी जगह न बदले, स्वर अपनी जगह फिक्स रहे, मतलब जो जहां स्वर आना है स्वर आएगा, जहां व्यंजन आना है वहां व्यंजन आएगा। ऐसे कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? जल्दी से कैलकुलेशन करिए। बढ़िया बढ़िया, 144 सही से बढ़िया। आ गया? इतना ही समय लगना चाहिए था। अरे आगे बेटा आंसर 144 फाइनल। ठीक, आपने इसमें ये किया है कि जो स्वर हैं उनको अलग डिब्बे में बंद किया है, ऐसे ही तो है, ए आई ओ ए, यही तो है ना। अच्छा, जो कॉन्सोनेंट्स है व्यंजन उनको अलग डिब्बे में बंद किया, एन टी एन एल, यही है। अच्छा, अब आपने ये देखा कि स्वर कितने थे? 4,
तो 4 अक्षरों को लिखने के तरीके फैक्टोरियल 4। क्या इन चारों में से कोई रिपीट हुआ? ए हुआ। कितनी बार? 2 बार। उसके हिस्से का फैक्टोरियल 2 नीचे गुणे। अब इसमें कितने अक्षर हैं? 4। 4 अक्षरों को लिखने के तरीके फैक्टोरियल 4। क्या इन चारों में से कोई रिपीट हुआ? एन। कितनी बार? 2 बार। उसके हिस्से का फैक्टोरियल 2 नीचे। सॉल्व कर लोगे कि नहीं? सर आंसर आएगा 144 144। चलिए नया चैप्टर शुरू करते हैं। भैया इसको हटा लें। अच्छा एक सवाल ओरल बताओ जरा, लिखना नहीं, ओरल। कि एक महल है, अरे बातें नहीं करो, एक महल है, उस महल में 11 दरवाजे हैं। एक महल है उसमें 11 दरवाजे हैं। कोई एक व्यक्ति उस महल के अंदर जाना चाहता है, ठीक है, तो वो किसी एक दरवाजे से अंदर जाए और किसी दूसरे दरवाजे से बाहर आए, मतलब उससे बाहर ना आए, किसी दूसरे से बाहर आए। तो ऐसा वो कुल कितने तरीके से कर सकता है? ऐसा वो कुल कितने तरीकों से कर सकता है? बताओ भाई, सोच लो कि वो किसी एक दरवाजे से अंदर जाए और किसी दूसरे दरवाजे से बाहर आए, उससे बाहर ना आए, किसी अन्य दरवाजे से बाहर आए। ऐसा वो कोई कितने तरीके से कर सकता है? 110 की 121? जैसे हमने थोड़ा सा कंफ्यूज किया, कन्फ्यूजन शुरू हो गया। आंसर 110 सही है। आंसर क्या है? 110। क्यों है? जब महल के अंदर जाएगा तो उसके पास कितने ऑप्शन है? 11। किसी दरवाजे चला गया, अंदर चला गया, किसी एक दरवाजे से गया होगा, चला गया। अब जब बाहर आएगा तो वो दरवाजा तो यूज नहीं कर सकता, तो बाहर आते समय आपके उसके पास ऑप्शन 11 बचे कि 10 बचे? 10 बचे। तो अंदर जाते समय 11 और बाहर आते समय 10, तो 11 गुणे 10 कितना? क्या बात सही है? अच्छा मैंने अगर ये बोला होता कि वो किसी भी दरवाजे से अंदर जाए और किसी से भी बाहर आए, तो 121। तो अंदर जाने के लिए भी 11 ऑप्शन और बाहर आने के लिए भी 11 ऑप्शन, तो हो जाता 11 गुणे 11 कितना होता है? 121। आइए नया पार्ट शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक। जब भी कभी कोई भी पेपर दे रहा होता है तो भले उसने रीजनिंग कभी ना पढ़ी हो जीवन में, लेकिन अगर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं तो ट्राई जरूर करता है सामने वाला इंसान, और आंसर भी ज्यादातर सही निकाल ही लेता है। ये सच्चाई है, क्योंकि नॉर्मल घर में सबकी रिश्तेदारी होती है, सबको पता है। ध्यान से सुनिएगा भैया, एक होती है नेचुरल रिलेशनशिप, नेचुरल रिलेशनशिप, एक होती है नॉन नेचुरल रिलेशनशिप। ठीक है, ये नेचुरल रिलेशनशिप क्या होती है ध्यान से समझिएगा। सर जब कोई बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, कोई भी बच्चा जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले ही उसकी रिश्तेदारी फिक्स होती है। आप ध्यान दीजिएगा, जब कोई बच्चा इस दुनिया में जन्म लेने वाला होता है तो घर के तमाम सारे सदस्य कहते हैं कि मैं दादा बनने वाला हूँ, मैं मामा बनने वाला हूँ, मैं फूफा बनने वाला हूँ। सुना है कि नहीं सुना? मतलब ये कि वो रिश्तेदारी है जो पहले से तय है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। मतलब बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ लेकिन उसके रिश्ते पता है। सही बात है? तो इनको बोलते हैं प्राकृतिक रिश्तेदारी। ये जितनी भी रिश्तेदारी है वो सब प्राकृतिक है। चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, मौसा, बहन, भाई, माता, पिता, सब प्राकृतिक है। क्योंकि मतलब ये कि जन्म लेने से पहले ही प्रकृति ने तय कर रखी है कि ऑटोमेटिक तुम्हारे यही मामा हैं, यही फूफा होंगे। और बच्चा जन्म लेता है तो क्या बच्चा जन्म लेने के बाद वो तय करता है कि हम इनको मम्मी कहेंगे, हम पापा, हम डिसाइड करेंगे कौन किसको पापा कहे? ऐसा तो नहीं है। तो ऑटोमेटिक है बेटा कि मम्मी पापा वगैरह जितनी भी रिश्तेदारी है वो सब फिक्स है। ऐसा तो नहीं कि वो तय करेगा कि चाचा है तो चाचा नहीं मामा कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सर चाचा है तो चाचा है, कहने का मतलब ये सारी प्राकृतिक रिश्तेदारी होती है, नेचुरल रिलेशनशिप। ठीक है, इसके बाद में आती है सर नॉन नेचुरल रिलेशनशिप। ये क्या होती है? जब किसी बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, लड़का है किसी परिवार का, किसी अन्य परिवार की लड़की है, तो अब इनकी जब शादी होती है तो जाहिर सी बात है शादी तो व्यक्ति अपने हिसाब से करता है ना। ऐसा तो नहीं भगवान ने तय कर रखा है कि तुम्हारी शादी इन्हीं से होगी, यही तुम्हारी सास होगी, यही तुम्हारे ससुर होंगे, ऐसा नहीं। ये भगवान जी वाली बात हम लोग कह देते हैं,
लेकिन एक्चुअल बात करें अगर, तो लड़का किसी से भी शादी कर सकता है, लड़की किसी से भी शादी कर सकती है। तो जब किसी और लड़के और लड़की की जब शादी होती है, तब रिश्तेदारी जोड़ी जाती है अपने तरफ से, तब रिश्ते जुड़ते हैं। तो वो रिश्ते जो होते हैं वो नॉन नेचुरल होते हैं, अप्राकृतिक रिश्तेदारी। तो आपको बता दें, कभी कभी ऐसा होता है क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन दिया जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि चारों में से कौन से रिश्ते प्राकृतिक हैं या कौन सा अप्राकृतिक है। तो आपको दे दिया जाएगा, ध्यान से सुनना। पहला रिश्ता दिया गया, वो दिया गया दादाजी। दूसरा रिश्ता दिया गया बेटा, वो दिया गया फूफा जी। बेटा फूफा भी नहीं, बुआ जी, बुआ जी। तीसरा लिखेंगे रिश्ता हम बेटा, तीसरे हैं नानी, ठीक है। और चौथा है पति पत्नी। आपसे पूछा गया कि इनमें कौन सा अप्राकृतिक रिश्ता है। सर सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये अप्राकृतिक है, ये नेचुरल है, ये सारे नेचुरल है, बट ये नेचुरल नहीं है। जबकि देखा जाए तो कहते हैं ना कि 7 जन्मों का साथ वगैरह वगैरह वगैरह, ये सच्चाई ये है कि सर ये अप्राकृतिक रिश्ता है ही नहीं एक्चुअल में। ये बाद में हम बनाते हैं और उसके बाद रिश्तेदारी जोड़ते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये अप्राकृतिक रिश्ता है। चले क्या बात को आगे बढ़ाया जाए सर। तो आप लोग जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन लगाते हैं, तो आपको अपने परिवार की रिश्तेदारी को लेकर ही लगाने होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने घर परिवार के बारे में सोच लिया करो। जैसा जैसा बोलते हैं वैसा वैसा सोचते जाओ, आंसर आता जाएगा। दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो रिलेशनशिप है वो इंग्लिश में याद करनी है। हिंदी में सबको पता है, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, मामा, मौसा, सबको पता है। लेकिन आपको रिश्तेदारी में कुछ शब्द है जो इंग्लिश में भी याद रखने हैं। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। अब ये जो बात हम बोल रहे हैं, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, गुस्सा आ रही होगी, सर ये अंग्रेजी, हम लोग हिंदी मीडियम वाले क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, एग्जामिनर ऐसा कर रहा है कि वो जो ऑप्शन दे रहा है वो इंग्लिश में दे रहा है, तो मजबूरी है सीख लो कुछ, है ना। ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत सीख लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे। गौर करना भैया, ध्यान दीजिए। जैसे आपसे एक रिश्ता हम देते हैं अंकल, और आपसे पूछते हैं बताओ अंकल माने क्या? क्या अंकल माने चाचा? देखिए एक्चुअल में जो रिश्तेदारी होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है पैटर्नल और एक होती है मैटरनल। हिंदी में क्या कहते हैं सुनो, हिंदी में कहते हैं पिता पक्ष से और माता पक्ष से, 2 तरफ से रिश्तेदारी होती है, पापा के साइड, मम्मी के साइड। लेकिन इंग्लिश में दोनों को एक ही नाम से बुलाया जाता है। मतलब कि अगर पिताजी के पिताजी हैं तो उनको दादाजी कहेंगे, और हिंदी में मम्मी के पिताजी तो नाना कहेंगे, इनको दादा कहेंगे, इनको नाना कहेंगे, पर इंग्लिश में दोनों को ग्रैंडफादर कहेंगे। क्या बात सही? इसी तरह से अगर हमारे पिता की मम्मी है तो उनको दादी कहा जाता है, पापा की मम्मी को दादी तो कहते हो, ऐसे मम्मी की मम्मी को नानी कहते हो। इंग्लिश में आप भले ही दादी नानी कह रहे हो, पर हिंदी में भले ही दादी नानी कह रहे हो, पर इंग्लिश में ग्रैंडफादर ही हो। क्या बात सही है? इसी प्रकार से अगर मैं बाबा, दादा, नाना, नानी कह रहा हूं, तो मैं तो इनका ग्रैंडसन हुआ। तो ग्रैंडसन का मतलब कि बेटा हिंदी में पापा के साइड से देखोगे तो पोता, और मम्मी के साइड से नाती, पर इंग्लिश में ग्रैंडसन ही बोला जाता है। ये बेसिक रिश्ते हैं, इनमें बहुत समय नहीं देंगे हम लोग इनमें आते हैं। तो अंकल जो होते हैं वो बेटा पिता के साइड में भी होते हैं और मम्मी के साइड में भी होते हैं, दोनों तरफ से अंकल मिलते हैं। तो पापा के साइड में अंकल आप किनको किनको कहते हो? तो एक तो चाचा जी, ये अंकल कहलाते हैं, एक होते हैं बेटा ताऊ जी, और एक होते हैं फूफा जी। इन तीनों को अंकल कहा जाता है पिताजी की तरफ से। मतलब अगर हमसे अंकल पूछो तो हम पापा के साइड में देखेंगे तो ये 3 अंकल दिखेंगे आपको। मम्मी के साइड में ये 2 लोग अंकल होते हैं, एक होते हैं बेटा मामा और एक होते हैं मौसा। ये 2 लोग अंकल होते हैं। मम्मी के साइड में ये 2 अंकल होते हैं, पापा के साइड में 3 अंकल होते हैं। टोटल अंकल होते हैं 5। अब आप सोचिए, हिंदी में याद करोगे तो 5 रिश्ते याद करोगे, और इंग्लिश में केवल 1 शब्द। इस शब्द में सारे रिश्ते निपट गए। क्या हमारी बात समझ में? अच्छा, मैं अपनी बात करता हूं, तो मैं अगर इन 5 को अंकल कह रहा हूं, जाहिर सी बात है, तो मैं भी इनका कुछ लगूंगा। तो मैं अगर इनको चाचा, ताऊ, फूफा कह रहा हूं, तो मैं हिंदी में पता है क्या लगता हूं इनका? मैं हिंदी में कहता हूं कि मैं इनका भतीजा हूं। अब हिंदी में मैं इन दोनों लोगों का क्या लग रहा हूं? भांजा। समझ रहे हैं?
हिंदी में इनका मैं भतीजा लगूंगा, इनका मैं भांजा लगूंगा, पर इंग्लिश में भतीजा हो चाहे भांजा हो, दोनों को कहा जाता है नेफ्यू। भतीजा हो चाहे भांजा हो, दोनों को नेफ्यू कहा जाता है। एक रिश्ता आपको हम बता रहे हैं इसमें, ये रिश्ता बड़ा विवादित रिश्ता है। ये जो मौसा है बहुत खुराफाती होते हैं। कभी भी ध्यान देना, इनको तुम कहोगे कि, इनको तुम अगर ये कहोगे कि मैं आपका भांजा लग रहा हूं, अपने मौसा जी से कहोगे कि मैं आपका भांजा लग रहा हूं, नहीं कहलवाएंगे, ये कहेंगे तो मैं भतीजा हो। अगर भांजा कह दिया तो भाई मम्मी के भाई हो गई, और मम्मी के भाई होना ये पसंद नहीं करेंगे। समझ रहे हो क्या क्या खुरापात हिंदुस्तान में चलता है। तो ये कहेंगे कि मम्मी के भाई नहीं, तो हमारे भतीजे हो, भांजा में नहीं, परेशान ना हो, भांजा हो, सॉरी भतीजा हो, जबकि हकीकत में हम इनके भांजे होते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, कभी जरा घर परिवार में जो मौसा हूं उनसे कह देना कि मैं आपका भांजा हूं, फिर देखना जरा चमत्कार। एनीवे, मुद्दे पे आते हैं सर, सीधे काम की बात पे आते हैं, हंसी मजाक अपनी जगह। सर इन पांचों लोगों का मैं नेफ्यू कहलाता हूं। ठीक, नेफ्यू का मतलब भतीजा या भांजा। मेरी जो बहन है ना, वो भी इन पांचों को अंकल कह रही है, और मेरी बहन इनकी कहलाती नीस। बेटा नीस का मतलब भतीजी या, बोलो बच्चा, भतीजी या भांजी। क्या हमारी बात सही है सर? भतीजी या भांजी नीस का मतलब होता है। एक तो अंकल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इन पांचों को अंकल कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा एक शब्द और है जो आपके लिए काम का है, वो है सर स्पाउस। स्पाउस, स्पाउस शब्द का अर्थ होता है भैया जीवन साथी या पति पत्नी या दंपति। जीवन साथी कह लो चाहे पति पत्नी कह लो, मतलब एक पति के लिए उसकी पत्नी स्पाउस होती है, और पत्नी के लिए उसका पति स्पाउस होता है। हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे के स्पाउस होते हैं। एक रिश्ता, आपको ये शब्द याद रखना है, स्पाउस, ये भी आपके काम है। हिंदी में चाहोगे तो ऐसे स्पाउस लिखकर आ जाएगा। आप अगर ये सोच रहे हो तो मैं से पूछ लो कि सर जी आप इंग्लिश में स्पाउस लिख रहे हो, हमारा पेपर दोनों भाषाओं में शब्द आता है, तो हम इंग्लिश वाला देखेंगे नहीं, हम हिंदी वाला देखेंगे, तो उसमें तो स्पाउस का अर्थ लिख के देगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो हिंदी में जो स्पाउस देगा बिल्कुल लिख कर देगा, ऐसे देगा, लिखा तो इंग्लिश ही, समझ रहे हैं? इसलिए बेटा इंग्लिश की रिश्तेदारी को समझ लो, थोड़ी बहुत काम आएगी। अच्छा, इसके बाद एक शब्द आपको और काम आएगा, वो ये है सर कजिन। कजिन, कजिन का बड़ा अच्छा मीनिंग आपको हम बताते हैं। वैसे आप लोग बताओ कजिन का मतलब आपको क्या पता है? बिल्कुल सही पता, कहीं से गलत नहीं पता है आपको। एक हम बता दे रहे हैं, उसको भी समझो। सगे भाई या बहन को छोड़कर, सगे भाई या बहन को छोड़कर, सगे भाई या बहन को छोड़कर जितने भी भाई बहन होते हैं, जितने भी भाई बहन होते हैं बेटा, जितने भी भाई बहन होते हैं वो सब कजिन होते हैं, वो सभी कजिन होते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सगे भाई बहन को छोड़कर जितने भी भाई बहन होते हैं वो सभी क्या होते हैं? कजिन होते हैं। मतलब ये कि सर चचेरा भाई या चचेरी बहन, मौसेरा भाई या मौसेरी बहन, फुफेरा भाई या फुफेरी बहन, ममेरा भाई या ममेरी बहन, जितने भी परिवार में जितने भी भाई बहन होते हैं उन सबको कहा जाता है कजिन, केवल सगे भाई बहन को छोड़कर। तो फिर सगे भाई बहन की बात आ गई, तो फिर क्या कहा जाए? तो बेटा एक शब्द होता है सिबलिंग। सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब होता है सगे भाई या बहन। मतलब ये कि सगे भाई या बहन। इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होता है, आज मैं दूर कर देता हूं। अगर दो सगे भाई बहन है तो भी सिबलिंग, अगर दो सगे भाई भाई हैं तो भी सिबलिंग, अगर दो सगी बहनें बहनें हैं तो भी सिबलिंग। सगे होने चाहिए, सगे भाई या बहन में से कुछ भी हो, दो सगे भाई भाई हो तो भी सिबलिंग, दो सगी बहनें बहनें हैं तो भी सिबलिंग, दो भाई भाई हैं तो भी सिबलिंग। तो सिबलिंग ये होते हैं। तो सगे भाई बहन को छोड़कर जितने भी भाई बहन खानदान में मिले वो सब कजिन कहलाते हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है, अच्छा ये रिश्तेदारी हो गई, इसको हटा दें। ये जो रिश्तेदारी है ये इंग्लिश में कितनी रिश्तेदारी आपको पता होनी चाहिए। आप जल्दी से कुछ इन लॉज रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं, फिर सीधे सवाल लगवाते हैं। प्राची में क्या शीट मैनेज हो पाएगी लोग? देखिए जरा पता करिए। इसको हम हटा दें बेटा, ओके इसको हटा देते हैं।
अच्छा, ब्लड रिलेशन टॉपिक जो है, इसमें आपको स्टेप रिलेशनशिप नहीं कंसिडर करनी है। जो वो सौतेले संबंध होते हैं ना, वो ब्लड रिलेशन नहीं होते। सौतेले पिता, सौतेली माता, सौतेला पुत्र वगैरह वगैरह, ये सब ब्लड रिलेशन में नहीं पूछे जाते हैं, ना कभी होते हैं। चलिए अब आगे आते हैं कि सर किसी एक परिवार का कोई लड़का है और किसी अन्य परिवार की कोई लड़की है, दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं, तो इनकी अगर आपस में शादी होती है बेटा, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के पति पत्नी या स्पाउस कहलाएंगे। शादी जो हो वो लीगल एक्टिविटीज के अंतर्गत हो, मतलब वो कानूनी तौर पे वैध विवाह होना चाहिए। ठीक है, कानूनी तौर पे वैध विवाह होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो ये शादी हो रही है, ये रिश्ता जो होता है, ये रिश्ता जब जुड़े तो किन्हीं रीत रिवाजों के अंतर्गत जुड़े। अब अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि शादी होने के लिए धर्म पुरोहित का होना जरूरी होता है, जो धर्म का जानकार। जिस धर्म के अंतर्गत आपकी शादी हो रही है, तो उस धर्म के जानकार को, पंडित जी को या जो भी है, उनको धर्म पुरोहित कहा जाता है। ठीक, अगर हिंदू समुदाय है तो चुटिया वाले पंडित जी, अगर मुस्लिम समुदाय है तो काजी साहब, और अगर ईसाई समुदाय है तो चर्च के पिताजी, है ना। तो ऐसे ही धर्म का जानकार होना जरूरी होता है। इसके अलावा वहां पर कोई कम से कम दो गवाह होने चाहिए, विटनेस, जो ये देख रहे हो कि शादी जोर जबरदस्ती से नहीं की जा रही है, अपनी मन मर्जी से हो रही शादी, तो दो गवाह का होना जरूरी है। ये सारी प्रक्रियाएं जब पूरी हो जाती हैं तो वो रिलेशनशिप जो होती है वो विधि के अधीन कहलाती है, अकॉर्डिंग टू लॉ कहलाती है, और उसको वैध विवाह माना जाता है। जब मैंने लॉ किया था तो मुझे भी मैरिज एक्ट पढ़ाया गया था, तो उसमें ये सारी बातें बताई गई थी कि एक्चुअल में लीगल मैरिज होती कौन सी है, ये बताया गया था। विवाह विच्छेद कब होता है, कब, किस शादी के बाद जो लड़का मतलब पुत्र होगा वो अपने माता पिता की संपत्ति पे अपना हक बता सकता है, या अपने बाबा दादी की संपत्ति पे अपना हक बता सकता है। कब बता सकता है, जब ये शादी जो हो वैध हुई, तभी तो उनका जो संतान होगी वो भी वैध मानी जाएगी, तभी तो हक बनेगा। तो इसलिए वैध विवाह का होना बहुत आवश्यक होता है। जैसे तुम लोग किसी शादी बारात में जाते हो तो वहां पर भी देखा होगा, तो वहां पंडित जी जरूर होते हैं, शादी करवा रहे होते हैं, देखा है नहीं देखा, होते हैं। तो देखिए सारे नियमों के हिसाब से शादी होती है। उसके अलावा नियम ये भी है कि लड़का लड़की दोनों बालिग होने चाहिए, कुछ उम्र डिसाइड कर दी है वो भी होनी चाहिए। उसके अलावा दोनों का मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मतलब कोई पागल ना हो, ठीक है। और दोनों में से कोई भी उस समय किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का इस्तेमाल ना किए हो, मतलब नशे में नहीं होना चाहिए, जबकि 50% आजकल माहौल कुछ और चलता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी स्थितियां होती हैं, प्लस गवाह भी होने चाहिए। गवाह भी होते हैं, शादी जब हो रही होती है तो गवाह भी होते हैं, और गवाह होते कौन है, आप सब। जब राजा बेटा बन के तैयार होकर पहुंच जाते हो खाना खाने, पागलों तुमको पता होना चाहिए तुम गवाह हो उस समय, तुम उस समय गवाह होते हो। कल को जब मुकदमाबाजी होगी तुमको बुलाया जाएगा कि तुम देख रहे थे शादी जब हो रही थी, चलो गवाही दो, शादी सही है कि नहीं। तो ये चीजें, मेरा कहने का मतलब क्या है सर, सारी चीजें जब लीगल एक्टिविटीज के अंतर्गत होती हैं तो फिर वो वैध विवाह माना जाता है। अच्छा, कानूनी तौर पे वैध शादी मानी जाती है, तो इसको बोलते हैं इन लॉज रिलेशनशिप। इन लॉज रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ सर? सर मतलब ये हुआ, इन मतलब होता है में, और लॉ मतलब होता है कानून या विधि कह सकते हो, कानून कह लो या विधि कह लो, विधि, ठीक है। और रिलेशनशिप मतलब रिश्तेदारी। तो बेटा कानून में रिश्तेदारी, कानूनी तौर पे रिश्तेदारी, यही होती है आगे की जो रिश्तेदारी जो होती है। तो एक लड़के की जब लड़की से शादी हो जाती है तो लड़का ये कहता है कि चलो आज से तुम मेरी वाइफ हो गई हो, तो तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब आज से मेरे भी रिश्तेदार हो गए। देखो ये बाद में जुड़ने जा रहे हैं, प्राकृतिक नहीं है, ये बाद में जुड़ने जा रहे हैं। तो लड़का कहता है पत्नी से कि तुम्हारे जो माता पिता हैं, तुम्हारे जो माता पिता हैं, आज से हम भी उनको अपने माता पिता मान लेते हैं। चलो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, आज से उनको भी हम अपने मम्मी पापा मान लेते हैं। लड़का कहता है कि मेरे भी फादर और मदर हैं, लेकिन फादर और मदर तो हैं, लेकिन कानून में है, कानूनी तौर पे बताया गया, हकीकत में नहीं है। तो इसीलिए कहता है कि फादर तो हैं, लेकिन किसमें? कानून में। इसीलिए कहा जाता है फादर इन लॉ। और जो ये माता होती है, इनको क्या कहता है लड़का कि मदर तो है, लेकिन किसमें? कानून में है, कानून में वर्णित किया गया, उल्लेखित किया गया, इसलिए है। तो ये मम्मी पापा कहते हैं कि ठीक है बेटा, आज से तुमने हमको माता पिता मान लिया है, तो चलो आज से तुम भी हमारे बेटा हुए। लेकिन बेटा तो हुए, लेकिन कानून में सन इन लॉ। ये हमारी बात समझ रहे हैं? रिश्ते जुड़े लेकिन कानूनी तौर पे जुड़े, सन इन लॉ।
हिंदी में कहते हैं दामाद और इधर से कहा जाता है ससुर। क्या बात सही है? लड़का जो होता है वो अपने पत्नी के भाई बहनों को भी भाई बहन स्वीकार कर लेता है, कहता है जैसे तुम्हारे भाई बहन वैसे मेरे भी भाई बहन आज से, लेकिन ब्रदर और सिस्टर तो हैं, लेकिन ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, सुना है कि नहीं? हिंदी में कहा जाता है साले और साली। ठीक है, ये रिश्ते होते हैं। चलिए, इसके अलावा जितने भी परिवार के रिश्ते होंगे वो सब इनके साथ जुड़ जाएंगे, लड़के के साथ, और वो इन लॉ लगा देगा आगे। बस इसी तरह से जो लड़की है वो भी अपने पति के माता पिता को माता पिता स्वीकार कर लेती है सास ससुर के रूप में, लेकिन कहती है कि मदर इन लॉ और बेटा फादर इन लॉ। सही बात है? तो ठीक है, जब ये माता पिता स्वीकार कर रही है तो वो माता पिता भी फिर अपनी बेटी मान लेते हैं, कहते हैं ठीक है बेटी, आज से तुम भी हमारी बेटी, जैसे तुमने हमको माता पिता माना तो उसी प्रकार से तुम हमारी डॉटर तो हो, लेकिन इन लॉ कानून में। क्या हमारी बात समझ में आ रही? ये होती है रिलेशनशिप। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, देखिएगा। अंकिता का परिचय देते हुए, अंकिता का परिचय देते हुए सुनील कहता है, अंकिता का परिचय देते हुए सुनील कहता है कि वह मेरी माता के पति की इकलौती संतान, मेरी माता के पति की इकलौती संतान की पत्नी है। तो बताइए कि सुनील से अंकिता कैसे संबंधित है? तो बताइए कि सुनील से अंकिता कैसे संबंधित है? तो बताइए कि सुनील से अंकिता कैसे संबंधित है? हाँ भाई बताओ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन शुरू किया है। ऑप्शन बोलिए, छह ऑप्शन है, बोलो। हाँ भाई, पांचवा किसी को पहला नहीं लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा तीसरा? हाँ आइए देखिए, समझिएगा, गौर करिएगा। एग्जामिनर भी आपको जानबूझकर ऐसे ऑप्शन देता है जिससे कंफ्यूजन बने। आपको समझ रहे हैं? आंसर बिल्कुल सही है, जो भी लोग पांचवा कह रहे हैं वो सही। ठीक है, अब आपको बताते हैं कंफ्यूजन क्यों बन जाता है, मैं ये समझाता हूँ। तरीका देखिएगा ध्यान से। देखिए, ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने का हमारा एक अलग ही अंदाज है, अलग ही पैटर्न है। वो पैटर्न मैं इसलिए जानबूझकर लेके चलता हूँ, हमेशा सिखाता हूँ, क्योंकि अभी ब्लड रिलेशन में केवल ये बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं लगाने हैं आपको, जो भी लिखा है आपने, ये सवाल तो ओरल वाले हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो केवल आप करोगे क्या? अरे पूरी दुनिया करेगी। तो आपको ब्लड रिलेशन की जो पजल बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, सुना है ना? तो उस तरह के क्वेश्चन, तो जब पजल बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, उनके अलग अलग प्रोफेशन भी हैं, लोगों के व्यवसाय भी दिए जाते हैं परिवार में, तो आपको उनका सामना करना है। तो मैं उसलिए आपको अभी से प्रिपेयर करवाता हूं। तो मैं आपको जो पैटर्न बता रहा हूं वो क्या रहता है सर? सिंपल सा, आप इससे ही करिएगा कि आपको यहां से लेकर पजल तक फायदा मिलेगा इस चीज। क्या बोला गया? किसका परिचय कराते हुए? ओके, इंट्रोड्यूसिंग अंकिता। अंकिता का परिचय कराते हुए सुनील कहता है, तो अंकिता लिखा आपने और सुनील लिख दिया। ठीक, अब अगर अंकिता का परिचय करवाते हुए कह रहा है तो अंकिता के बारे में कह रहा होगा। तो अंकिता के बारे में ये कह रहा है कि वो जो अंकिता है ना, वो मेरी माता की, मेरी माता मतलब किसकी माता? सुनील की। तो सुनील की माता
और माता चाहो तो तुम इधर बनाओ, चाहे इधर बनाओ या ऊपर या नीचे। आमतौर पे लोग क्या बनाते हैं कि सर जी माता उनसे एक पीढ़ी पहले होंगी, एक जनरेशन पहले होंगी, तो इसलिए ऊपर बनाओ। हम ये कहते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं, तुम्हारी जहां मर्जी हो वहां बनाओ, जहां तुम्हें जगह मिले तो वहां बनाओ, आंसर हर तरफ से सही है। चलो, तो क्या कहता है सुनील कि वो जो अंकिता है वो मेरी माता की, मेरी माता की, आगे बोलो, माता के पति, आगे बोलो, कि इकलौती संतान, इकलौती संतान, ये इकलौती लिखा है, इकलौती संतान की पत्नी है। अब तरीका समझिएगा सर, ये जो रिश्ता लिखा जाता है, रिलेशन, ये बेटा हमेशा उसके लिए लिखा जाएगा जिसकी तरफ ये तीर का निशान है। जैसे माता कहा है तो ये इनको कहा है, पति कहा है तो ये इनको कहा है, जिसकी तरफ तीर का निशान है। इकलौती संतान कहा है तो इनको कहा है, जिसकी तरफ ये तीर का निशान। पत्नी कहा है तो इनको कहा है, ठीक है। जिसकी तरफ ये एरो होता है रिश्ता, उसी के लिए बोला जाता है। अच्छा, हम लोग एक काम और करके चलेंगे कि जो पुरुष है उनको प्लस से दिखाएंगे और जो महिला है उनको माइनस से। इसके पीछे एक लॉजिक ये भी मान सकते हो कि पुरुष में पा लिखा है, पा मतलब प्लस और मां मतलब माइनस, ये भी एक वजह मान सकते हैं। खैर चलिए देखते हैं। बेटा माता यहाँ पर इनको कहा है इसलिए माइनस हो गई, पति इनको कहा है तो प्लस हो गए। पुरुषों में इकलौती संतान तो पता नहीं वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन अगर उसकी कोई पत्नी है तो पत्नी है तो ये महिला होगी, तो पत्नी होती है तो पति की होती है। तो भारतीय सभ्यता के अनुसार अगर पत्नी महिला होती है तो पति नहीं पता होगा ना, बहुत कठिन बात पूछ ली हमने। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है, अब सुरेश को नरेश से प्यार हो सकता है। क्या कर रहे हो तुम लोग भाई, हैं? अरे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ जरूर गई है, लेकिन तुम लोग उसको मानना नहीं, घर वाले दौड़ा लेंगे, हैं? ये कर मत देना। कहने का मतलब ये कि अगर पत्नी महिला है तो पति पुरुष ही होगा। बोलो विश्वास से डर कह रहे हो, पुरुष ही होगा भैया। चलिए सीधे काम की बात पे आते हैं। सुनील की मम्मी के पति, भैया सुनील की मम्मी के पति मतलब सुनील के पापा, सुनील के पापा, और सुनील के पापा की एक ही संतान है, सुनील के पापा की एक ही संतान है, तो क्या वो संतान सुनील ही होगी कि नहीं होगी? तो मैं क्या यहाँ पर भी मैं सुनील लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ कि कोई इकलौती संतान सुनील ही होगी। तो मैंने उस डिब्बे में भी सुनील का नाम लिख दिया क्योंकि वो सुनील ही है। तो सुनील की सीधे सीधे पत्नी मिल गई। अब सवाल ध्यान से सुनते हैं क्या था। सवाल ये था कि बताइए सुनील से अंकिता किस प्रकार संबंधित है? सुनील से अंकिता किस प्रकार संबंधित है? संबंधित है, ठीक। हमेशा ध्यान रखना, जिसके साथ में से लिखा होता है से, उसका रिश्ता कभी मत बताना, कभी मत बताना। जिसके साथ में से लिखा जाए उसका रिश्ता कभी मत बताना। तो फिर बेटा बताना किसका है? अंकिता की। अंकिता क्या लग रही है? तो वो जो अंकिता है वो क्या लग रही है? सुनील की पत्नी लग रही। तो सवाल ये पूछा गया था, इसका जवाब है पत्नी। अच्छा, अगर हमसे कोई ये पूछता, अगर ये पूछता बेटा कि सुनील का अंकिता से क्या संबंध है? बेटा यहाँ पर अंकिता के साथ से लिखा है तो अंकिता का रिश्ता मत बताना, बताना किसका? तो फिर क्या होता? पति होता। तो जो सुनील होता वो पति होता। अगर हमसे कोई ये पूछता कि सर जी सुनील और अंकिता में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है? तो दोनों के बीच में क्या संबंध है? पति पत्नी। क्या बात समझ रहे हैं? तो तीनों सवालों के जवाब अलग अलग हैं। अगर पूछता है सुनील से अंकिता का तो पत्नी, सुनील का अंकिता से पति, और सुनील और अंकिता में पति पत्नी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, लिखिए अगला सवाल, लिखिएगा लिखिएगा। यदि Q PQR होगा ना, PQR वही वाला Q बोल रहे हैं। यदि Q अब Q के बाद कॉमा लगाइए, कॉमा लगाइए, P तथा R की बहन है। आपने लिखा है कि यदि Q P तथा R की बहन है। हाँ भाई, Q किसकी किसकी बहन है? P तथा R की बहन है। आगे लिखिए, लिखिएगा S R के पिता हैं,
एस आर के पिता हैं, जबकि क्यू डब्ल्यू की संतान है, जबकि क्यू डब्ल्यू की संतान है, जबकि क्यू डब्ल्यू की संतान है। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन, निश्चित रूप से सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है। अब हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, देखिए है ऑप्शन, आपको स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। पहला, जो डब्ल्यू भी लिखा है ना कहीं, डब्ल्यू आंसर ठीक है। NOT का मतलब होता है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई। नॉन ऑफ दिस बड़ी जल्दी में रहते हो। एक मिनट, ओके ठीक है हाँ, आप बताओ। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें गुरुजी ने दो आंसर सही दे दिए, ऐसा लग रहा है? क्वेश्चन की भाषा पढ़ी, आइए देखते हैं क्वेश्चन की भाषा आप पढ़ो, तब तक हम आपके सामने डायग्राम आपको बना के देते हैं। आपको एक बढ़िया सा डायग्राम बना के देते हैं। सुनो, जैसे जैसा बोलता जा रहा है वैसा वैसा करते चलते हैं। बोलो क्या बोला गया उसमें क्वेश्चन में? क्यू किसकी बहन है? पी तथा आर की। सामने देखो बोर्ड पे सब लोग, बेटा हमने क्यू बनाया, क्यू बहन है पी तथा आर की। तो मैंने काम किया, भैया गौर करना, मैंने ये लिखा पी की बहन बना दी। आप देखकर बताओ क्या पी की बहन मैंने सही लिखा क्यू को? ठीक है। और किसकी बहन है? क्यू तथा आर की। तो आर की भी बहन हमने बना दिया। तो बेटा आर की भी बहन हो गई। अच्छा, पी की भी बहन हो गई और आर की भी बहन हो गई, दोनों की बहन हो गई। इसका मतलब क्यू एक लड़की है। अगर इन दोनों की बहन हो गई तो इसका मतलब जो पी होंगे वो क्यू के भाई होंगे। जरूरी नहीं है, एक लड़की की भी बहन हो सकती है और एक लड़के की भी बहन हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि सर जो पी है वो क्यू का भाई हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सर एक बहन की भी बहन हो सकती है और एक भाई की भी बहन हो सकती है। पी का जेंडर हमको नहीं पता, पी एक लड़का भी हो सकता है और एक लड़की भी। इसी तरह से जो आर है वो एक लड़का भी हो सकता है और एक लड़की भी। ये हमको नहीं पता कि क्या है आर क्या है पी, लेकिन इतना पता है कि सर जी ये तीनों के तीनों जो है ना, ये है भाई बहन। बोलो हाँ कि ना? ये तीनों हैं भाई बहन, सिबलिंग हैं। क्या ये बात मानते हैं कि तीनों हैं सगे भाई बहन, हैं सिबलिंग। अब उसमें से कौन बहन है कौन भाई है वो हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है तीनों भाई बहन। क्या बात सही है? ठीक, अब बात को आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया था?
एस आर के पिता है। अच्छा, एस अगर आर के पिता है तो मेरे ख्याल से तीनों बच्चों के पिता होंगे, तीनों ही बच्चों के पिता मैंने लिख दिया एस है। ठीक है, आगे बताइए। जबकि क्यू डब्ल्यू की संतान है। अच्छा, अगर क्यू डब्ल्यू की संतान होगी तो तीनों संतानें होंगी, तो तीनों की तीनों संतानें होंगी डब्ल्यू की। अच्छा, तीनों संतानें हैं डब्ल्यू की, तो ये तीनों संतानें मिलकर पापा उनको कह रही हैं और संतानें इनकी भी हैं, तो इसका मतलब डब्ल्यू को क्या कहेंगी? माता जी या मम्मी। क्या बात सही है बेटा? तो ठीक है, तीनों ही बच्चों के पिताजी ये रहे, इन तीनों बच्चों की मम्मी ये रही। सही बात है। चलो मम्मी पापा मिल गए, मम्मी पापा की शादी करवा देते हैं। तो इस हिसाब से जो एस हुआ वो डब्ल्यू का पति हुआ कि नहीं हुआ? एस जो एस है बेटा वो पति हुआ कि नहीं हुआ? सही बात है। ठीक, अब हमसे पूछा है क्या, बताइए निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है? पढ़ते हैं पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है डब्ल्यू पी की माता है। देखकर बताइए सभी लोग, क्या जो डब्ल्यू है वो पी की मम्मी हुई कि नहीं? पक्का? चलो पहला तो सही हो गया। दूसरा पढ़िए क्या था? पी क्यू का भाई है। आप मुझे बताइए जो पी है क्या वो क्यू का भाई है क्या? सब भाई भी हो सकता है और बहन भी, तो इसको हम निश्चित रूप से सही नहीं कहेंगे तो निश्चित रूप से गलत भी नहीं कहेंगे। इस पर लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, ये कंफर्म नहीं है, हटाइए। हाँ, अब यहाँ भी लगा देता हूँ बल्कि। हाँ, अब तीसरा पढ़ो, क्यू एस की बेटी है। देखकर बताओ जो क्यू है क्या वो एस की बेटी है कि नहीं? सही है। चौथा पढ़िए, एस क्यू के पिता है। जो एस है वो क्यू के पिता है। देखकर बताओ जो एस है क्या वो क्यू के पापा है कि नहीं? सर बिल्कुल है, बात सही है। पांचवा पढ़िए, डब्ल्यू एस का पति है। आप बताओ जो डब्ल्यू है वो एस का पति है कि एस की पत्नी है? एस की क्या है? पत्नी है। सर इन्होंने तो पति बोल दिया, इसका मतलब पांचवा वाला क्या है? निश्चित रूप से गलत है, कंफर्म गलत है। तो सर जी गलत तो दूसरा भी लग रहा था, लेकिन हमारे सवाल में पूछा था कि निश्चित रूप से कौन सा गलत है? कंफर्म कौन सा गलत है? तो बेटा कंफर्म गलत कौन सा है? पांचवा। दूसरा वाला गलत हो सकता है पर 100% गलत कौन सा है? पांचवा। नहीं समझ में आया भैया लोगों? क्लियर? सही है। तो निश्चित रूप से गलत कौन सा है? पांचवा। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, बवाल तो अब शुरू होने जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है इतना सवाल हल्के में निपट गया? ऑप्शन है ये ऑप्शन है और क्वेश्चन वही पुराना वाला कि बताइए निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं? सवाल वही वाला, बताओ। ऑप्शन है ये। जो भी आंसर को स्पष्ट दो, डिप्लोमेटिक आंसर हमको पसंद नहीं है, मैं कभी डिप्लोमेटिक बात करता नहीं। स्पष्ट बोलो, डर के बोलो क्या बोलना चाहिए? हाँ, छठा। अच्छा छठा, इसको एक काम करते हैं नंबर 5 डाले दे रहे। हाँ, सोच समझ के बताना, जो भी बताना। कौन सा गलत है? क्यों दूसरा सही है? लगाएं क्या? कौन सा? इनमें से कोई नहीं, ये ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं। अगर आप लगा रहे हो इसका मतलब आपने बाकी सबको सही मान लिया है। हमने गलत पूछा था ना, तो अगर आपको इनमें से कोई गलत नहीं लग रहा है इसका मतलब फिर बाकी सब क्या लग रहे हैं? सही लग रहे हैं। ये सोच कर जवाब देना होगा। आप बार बार आपको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अब बताइए क्या आंसर है? हाँ भाई, अभी भी जो नहीं बदले वो ज्यादा सही। पांचवा ही सही आंसर है। मेरा काम है आपको भ्रमित करना, आपको कंफ्यूज करना, आपको भटकाना। इसी बात के हमने आपसे पैसे लिए हैं, सीधी सी बात, इसी बात के हमने पैसे लिए हैं। हम आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको भटकाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वही एग्जामिनर करेगा। विश्वास मानिए, ध्यान से सुनिएगा। शब्दों का खेल है, शब्दों का सम्मान जरूर करिए। इन्होंने अच्छा जो दिया है उसके हिसाब से पहला, तीसरा, चौथा तो सही था ना? अच्छा, दूसरे में डाउट कर थोड़ा सा। हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी कि निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है? मतलब हमसे पूछा गया कौन सा कथन ऐसा है जो 100% गलत है, कंफर्म गलत है। तो आप बताओ क्या दूसरा वाला कंफर्म गलत है क्या? नहीं सर, गलत हो सकता है, पर इन्होंने क्या मांगा था? कंफर्म गलत। इसलिए हमको मजबूरी में लगाना पड़ा कौन सा? पांचवा। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? अब मैं क्वेश्चन की भाषा थोड़ी सी बदलने जा रहा हूं, सुनिएगा। ऐसे पूरे लिखना नहीं कि निम्न में से कौन सा कथन या तो गलत है या गलत हो सकता है। गलत है या गलत हो सकता है। अब कौन सा?
दूसरा। ये गलत हो सकता तो है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? गलत हो सकता है। क्लियर हुआ सर? ठीक। प्रयास भैया एक काम करिए, शीट दे दीजिए। अच्छा, तुम लोग काफी कुछ तो समझदार हो ही चुके हो, और तुम लोग राजा बेटा हो ऐसा तुम लोग भी मानते हो, नहीं मानते हो क्या? अरे बोलो। हाँ, नहीं मानते हो, यही गलत बात है। देखो, अपनी तारीफ इंसान को खुद करनी चाहिए, बुराई करने के लिए सामने वाले हैं ही, है ना? इसलिए अपनी इंसान को अपनी तारीफ खुद करनी चाहिए हमेशा। CND का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तय नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको 7 ऑप्शन दिए। अब मैं कुछ पूछ रहा हूं, देखकर बताइएगा। सुनो, ये सामने जो परिवार है, इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? ऑप्शन बोल रहे हैं, 7 ऑप्शन। इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? ऑप्शन है सामने, 7वां ऑप्शन दिया है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जो देख लो, आपको जो ठीक लगे बताइए। कितने मेल मेंबर्स हैं, कितने पुरुष सदस्य हैं? हाँ, छठा देख लो भैया, हमको नहीं पता, हमने सारे ऑप्शन दे दिए आपके सामने। हाँ भाई, पहला। मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? हाँ भाई, आंसर है छठा। सर, अकेला एक ये भी हो सकता है ये भी हो और ये भी हो, तो 2 भी हो सकते हैं। हो सकता है ये और ये दोनों भी पुरुष हो, तो कितने हो जाएंगे? 3। तो 1 भी हो सकता है, या 2 भी हो सकता है, या 3 भी। अब मैं क्वेश्चन को दोबारा बोलने जा रहा हूं, सुनो। ऑप्शन यही, कहानी यही, क्वेश्चन बदल गए। इस परिवार में कम से कम कितने पुरुष सदस्य तो होंगे ही होंगे, कंफर्म, निश्चित रूप से कम कितने होंगे ही होंगे। एक आंसर है पहला। इस परिवार में अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितने पुरुष सदस्य हो सकते हैं? अधिक से अधिक कितनी भी कोशिश कर लो, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 3 पक्का? एक तो ये, बाकी ये दोनों भी हो जाए मान लो, तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। और इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो 1 या 2 या 3। क्या बात समझ पा रहे हैं सर? ठीक है, 1 या 2 या 3। ठीक, शीट आपको मिल गई सभी को? शीट को कल लेकर आइएगा, ट्राई करिएगा, जितने सवाल लगा सकते हैं। कल हम शीट पर डिस्कस करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। छोड़ दे, क्योंकि हमने कल टेस्ट देख लिया ना, तो हमने देखा लोगों का इंटरेस्ट, उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि अब हम टेस्ट का आंसर लगाया करेंगे बाहर, रिजल्ट लगाया करेंगे, और एक्सप्लेनेशन हाथ से लिख के लगा